नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां यथार्थ की कड़वाहट इंसानियत पर भारी पड़ती नजर आती है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन की। हमारे पास इस कहानी से जुड़ी कई अहम समीक्षाएं हैं, विश्लेषण हैं, पात्रों पर टिप्पणियां भी हैं। ये सब मिलकर एक तस्वीर सी बनाती हैं कि कैसे घोर गरीबी, भूख और सामाजिक उदासीनता, ये चीजें मनुष्य के अंदर की संवेदनाओं को धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। ये महज एक कहानी का सार नहीं, बल्कि हम इसकी गहरी परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा इरादा है कि इन समीक्षाओं और विश्लेषणों की मदद से कफन की विभिन्न परतों को खोलें, समझें कि प्रेमचंद इसके जरिए समाज की किस दुखती रग पर उंगली रख रहे थे और क्यों आज भी ये कहानी हमें इतना सोचने पर मजबूर करती है। चलिए इस कहानी और इसके विश्लेषणों की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ठंडे उदास माहौल में होती है। पूस की रात है, कड़ाके की ठंड, और झूपड़ी के दरवाजे पर घीसू और उसका बेटा माधव दोनों एक बुझती हुई अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं। अंदर माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव की असहनीय पीड़ा से कराह रही है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी का वो मनोवैज्ञानिक धरातल तैयार होता है जिसका जिक्र कई समीक्षाओं में मिलता है। वो बुझी हुई आग सिर्फ ठंड से बचाने में नाकाम नहीं है, बल्कि ये घीसू और माधव के अंदर की जो मर चुकी या सुन्न पड़ चुकी संवेदनाएं हैं, शायद उसका प्रतीक भी लगती है। हमारे स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उनकी गरीबी और वो जो जड़ता है, उसने उन्हें बुधिया की चीखों के प्रति लगभग बहरा सा बना दिया है। वे उसकी पीड़ा महसूस तो करते हैं, शायद कम कपाते भी हैं, पर उनकी अपनी जरूरतें, उनका आलस्य, वो ज्यादा हावी है। और फिर वो भुने हुए आलूओं वाला किस्सा, वो तो पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुधिया अंदर तड़प रही है और बाहर बाप बेटे को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि कहीं दूसरा सारे आलू न खा जाएं। उन्हें बुधिया को देखने जाने से ज्यादा आलूओं की चिंता है। हमारे नोट्स में भी इस घटना को उनकी चरम संवेदनहीनता का एक उदाहरण माना गया है। हाँ, और विश्लेषण इसे सिर्फ लालच या आलस नहीं मानते, उससे कहीं गहरे देखते हैं। ये उस भयावह गरीबी का प्रतिबिंब है जहां वो तात्कालिक शारीरिक जरूरत है ना, मतलब वो भुने हुए गरम आलू की खुशबू, उसका स्वाद, पेट भरने की इच्छा, वो एक मरते हुए इंसान की पीड़ा से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। समीक्षाएं बताती हैं कि ये भूख और अभाव का वो चरम बिंदु है जहां इंसानियत पीछे छूटने लगती है। वे एक दूसरे पर शक करते हैं, बुधिया की पीड़ा को नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ उन आलुओं के लिए। ये वाकई में उस स्थिति की भयावहता दिखाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। रात बीतती है और सुबह तक बुधिया मर जाती है। अब उसके अंतिम संस्कार के लिए कफन चाहिए और जाहिर है उनके पास एक पैसा भी नहीं है। हाँ, यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। वे रोते पीटते गांव के जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार, जिसे उनकी सूरत से भी नफरत है, वो कुछ झिड़कियों के साथ 2 रुपए फेंक देता है। फिर गांव के बनियों और महाजनों से भी उन्हें पैसे मिलते हैं और कुल 5 रुपए जमा हो जाते हैं। ये दिलचस्प है। जमींदार उन्हें पसंद नहीं करता, फिर भी पैसे दे देता है। समाज शायद अनिच्छा से ही सही अपनी रस्म निभाने के लिए आगे आता है। यहां एक पल को लगता है कि शायद अब बुधिया का अंतिम संस्कार ठीक से हो पाएगा। यहीं पर प्रेमचंद का व्यंग और गहरा होता है। जैसा कि हमारी समीक्षाओं में भी जिक्र है, समाज पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी से जैसे मुक्त हो जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि इसके तुरंत बाद जो होता है वो कहानी को उसके असली चौंकाने वाले नतीजे तक ले जाता है। ये सामाजिक औपचारिकता और व्यक्तिगत असलियत के बीच की जो खाई है ला, उसको दिखाता है। बिल्कुल, क्योंकि उन 5 रुपयों का हश्र कुछ और ही होता है। कफन खरीदने बाजार जाने के बजाय घीसू और माधव की राह शराब खाने की तरफ मुड़ जाती है। ये एक ऐसा निर्णायक क्षण है जहां उनकी स्वार्थपरता और वो तात्कालिक सुख की लालसा सब पर हावी हो जाती है। और वे इसे सही कैसे ठहराते हैं, ये और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। हमारे विश्लेषण इस तर्क पर खास ध्यान देते हैं। घीसू कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। वो सोचते हैं कि कफन तो लाश के साथ जल ही जाएगा, राख हो जाएगा, बुधिया को उससे क्या मिलेगा। इससे अच्छा तो ये है कि इन पैसों से कुछ खा पी लिया जाए, ताकि कम से कम उनकी भटकती हुई आत्मा को तो शांति मिले। ये तर्क अपने आप में उस सामाजिक व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष है।
जहां जिंदगी भर की जरूरतें पूरी नहीं होती, वहां मरने के बाद के रीति रिवाजों का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन फिर भी उनका ये फैसला कि उन पैसों से वे अपनी भूख और प्यास बुझाएंगे, ये कितना सही है? यहीं पर नैतिकता का सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है और प्रेमचंद कोई सीधा जवाब नहीं देते, जैसा कि समीक्षाएं भी मानती हैं। वे उस पैसे का सदुपयोग अपनी जीवित आत्माओं को तृप्त करने में देखते हैं, न कि एक मृत शरीर को ढकने की निरर्थक रस्म में। ये उनकी नज़र में एक ज्यादा तार्किक कदम लगता है, भले ही वो सामाजिक और नैतिक नजरिए से कितना भी गिरावा क्यों न लगे। वे एक तरह से उस समाज को ठेंगा दिखा रहे हैं जिसने उन्हें हमेशा भूखा और अभावग्रस्त रखा। और फिर वे शराब खाने में बैठकर जी भर के खाते पीते हैं। जी। पूड़ियाँ, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने इतने अच्छे और इतने ज्यादा खाने का स्वाद चखा होगा। वे एक दूसरे को बड़ी उदारता से खिलाते हैं, दान पुण्य की बातें भी करते हैं। हाँ, पेट भरने के बाद उनमें वो झूठी उदारता और दार्शनिकता भी जाग उठती है। वे बुधिया की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भाई वो जरूर स्वर्ग जाएगी। लेकिन ये सब नशे और पेट भरने के बाद का दिखावा ज्यादा लगता है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये क्षणिक तृप्ति उन्हें उनकी असलियत और उनके काम की गंभीरता से जैसे दूर ले जाती है। और अंत में नशे में धुत होकर गाते बजाते नाचते हुए वे वहीं गिर पड़ते हैं। बुधिया का शव झोपड़ी में पड़ा रहता है, कफन का इंतजार करता हुआ, लेकिन उन्हें अब उसकी कोई सुध नहीं है। ये मानवीय मूल्यों के पतन का चरम बिंदु है, जैसा कि लगभग सभी विश्लेषण मानते हैं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे अत्यधिक गरीबी, सामाजिक अन्याय और वो लगातार का अभाव व्यक्ति को इतना आत्मकेंद्रित और संवेदनहीन बना सकता है कि सबसे करीबी पारिवारिक रिश्ते और बुनियादी नैतिक मूल्य भी बेमानी हो जाते हैं। प्रेमचंद यहाँ सीधे तौर पर उस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं जो मनुष्यों को ऐसी परिस्थितियों में जीने को मजबूर करती है जहाँ उनकी इंसानियत ही धीरे धीरे मरने लगती है। घीसू और माधव का यह काम सिर्फ बुधिया के प्रति क्रूरता नहीं है, बल्कि ये मानवीय संबंधों की पवित्रता और गरिमा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक विश्लेषण में यह भी जिक्र था कि ये कहानी प्रेमचंद के लेखन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? जरूर। जैसा कि कुछ साहित्यिक समीक्षाओं में विस्तार से बताया गया है, प्रेमचंद का जो शुरुआती लेखन था उसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि वे समाज की कड़वी सच्चाइयों को तो दिखाते थे, लेकिन कहानी के अंत में अक्सर कोई न कोई आदर्शवादी समाधान, कोई सकारात्मक संदेश या उम्मीद की किरण दिखाई देती थी। पात्रों में कोई बदलाव आता था या कोई नैतिक जीत होती थी। अच्छा, तो कफन इससे अलग कैसे? इसमें वो आदर्शवाद नहीं है। कफन इस परंपरा से बिल्कुल हटकर है। यहाँ यथार्थ को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी आदर्शवादी मुलम्मे के उसकी पूरी नग्नता और कड़वाहट के साथ पेश किया गया है। यहाँ कोई सुधार नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं दिखती। पात्रों अंत तक अपने नैतिक पतन में डूबे रहते हैं। जी। इसीलिए कई आलोचक कफन को हिंदी की पहली सही मायने में आधुनिक कहानी मानते हैं, जो जीवन की विसंगतियों और कड़वाहट को बिना किसी समाधान के जस का तस रख देती है। ये पाठक को झिंझोड़ कर रख देती है, उसे कोई आसान जवाब नहीं देती। ये समझना महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ घीसू और माधव की व्यक्तिगत कहानी नहीं हुई, बल्कि उस समय के समाज और व्यवस्था का एक कड़वा सच है। बिल्कुल, कहानी उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य है जो किसानों और मजदूरों का शोषण करती है, उन्हें उनकी मेहनत का सही मोल नहीं देती और उन्हें ऐसी निराशा और हताशा में धकेल देती है जहां श्रम करना भी व्यर्थ लगने लगता है। घीसू और माधव कामचोर दिखाए गए हैं, लेकिन जैसा कि कुछ व्याख्याओं में तर्क दिया गया है, क्या उनकी कामचोरी सिर्फ उनका स्वभाव है या यह उस व्यवस्था के प्रति उनकी एक प्रतिक्रिया है जहां उन्हें पता है कि भाई मेहनत करके भी सिवाय शोषण के कुछ खास हासिल नहीं होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या वे जन्म से ही ऐसे थे या समाज ने, उनकी परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया? प्रेमचंद इसका कोई सीधा उत्तर नहीं देते। वो बस परिस्थितियों को और पात्रों की प्रतिक्रियाओं को हमारे सामने रख देते हैं। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, व्यक्ति खुद या वो सामाजिक ढांचा जो उसे ऐसे हालात में जीने को मजबूर करता है। क्या घीसू और माधव स्वाभाविक रूप से बुरे हैं या व्यवस्था की चक्की में पिसकर वे अपनी मानवीयता खो चुके हैं?
समीक्षाएं भी इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो कुल मिलाकर इन समीक्षाओं और विश्लेषणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कफन सिर्फ गरीबी और आलस की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस समाज और व्यवस्था का आईना है जो मनुष्य को उसकी बुनियादी इंसानियत से भी वंचित कर सकती है। ये भूख के उस मनोविज्ञान की कहानी है जो नैतिकता पर भारी पड़ जाती है। ये उन सामाजिक रस्मों के खोखलेपन की कहानी है जिनका बोझ गरीब और अभावग्रस्त लोगों पर पड़ता है। और सबसे बढ़कर ये हमें इस असहज सवाल के सामने खड़ा करती है कि ऐसी परिस्थितियों के बनने में समाज की क्या भूमिका है। तो कफन की इस पड़ताल और उस पर आधारित समीक्षाओं के अध्ययन से हमने देखा कि कैसे प्रेमचंद ने गरीबी, भूख और सामाजिक उदासीनता के चलते मानवीय संवेदनाओं के धीरे धीरे खत्म हो जाने का एक बेहद क्रूर और यथार्थवादी चित्र खींचा है। घीसू और माधव महज दो नकारात्मक पात्र नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसी निर्दयी व्यवस्था के शिकार के तौर पर भी देखे जा सकते हैं जो उन्हें इंसानियत के धरातल से नीचे गिरा देती है। निश्चित रूप से। और जैसा कि कई विश्लेषणों में कहा गया है, ये कहानी सिर्फ अपने समय का दस्तावेज होकर नहीं रह जाती। ये सार्वभौमिक और कालातीत सवाल उठाती है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चरम अभाव की स्थितियों में नैतिकता, मानवीय रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों की क्या जगह रह जाती है। क्या भूख और निराशा हर मानवीय मूल्य को कुचल सकती है? क्या समाज ये कहकर पल्ला झाड़ सकता है कि ऐसी स्थितियां केवल व्यक्तियों की अपनी कमियों का नतीजा है, या फिर समाज को भी अपनी भूमिका स्वीकार करनी होगी? यही इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें असहज करती है, हमें आत्म मंथन के लिए प्रेरित करती है। ये पूछती है कि क्या घीसू और माधव जैसे चरित्रों के बनने में हमारा यानी समाज का कोई हाथ नहीं है। कहानी आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी अत्यधिक गरीबी, भूख और सामाजिक असमानता एक कड़वी सच्चाई है। और ये सवाल आज भी उतनी ही जरूरी हैं। वाकई एक ऐसी कहानी और उस पर हुई इतनी गहरी विवेचना जो लंबे समय तक जहन में घूमती रहती है। और शायद यही सवाल हमें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच जिम्मेदारी की वो महीन रेखा कहाँ है, खासकर तब जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहा हो। और क्या हम उन परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं जो इंसान को इस हद तक गिरने पर मजबूर कर देती हैं?